वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े सर झुकाएंगे। देखिए, अगर आप लोग कोई भी सोसाइटी में जहां पर आप लोग रह रहे हैं कुछ गलत काम कर देते हैं जो आप लोगों को लगता है कि सोसाइटी के हिसाब से वो सही नहीं है, तो आप लोगों के मन में डर होता है कि यार पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, यार पता नहीं इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। या फिर अगर कुछ भी आप लोग ऐसा नया स्टार्ट करना चाहते हैं जो अब तक किसी ने किया नहीं है, उसमें आप लोगों को डर लगेगा कि यार पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, आखिर क्या हो जाएगा। तो हमेशा आप लोगों के माइंड में एक डाउट बना रहेगा। तो आप लोग जितना उन चीजों से दबना स्टार्ट हो जाएंगे, लोग उतना ही और ज्यादा आप लोगों को दबाना स्टार्ट कर देंगे, और आप लोग एक कुछ भी अपना जो लाइफ में मुकाम अचीव करना चाहते हैं वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, करना वो है कि जो चीजें आप लोगों को अच्छी लगे, जो चीजें आप लोगों को दिल से लगे कि यार ये चीज सही है, तो पूरी दुनिया भी अगर उसको गलत बोले ना तो वो आप लोगों को काम करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन आप लोग उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं, सब बोलेंगे कि हाँ यार ये सही था। पर लेकिन अगर आप लोग कितना भी दुनिया के हिसाब से चल लेना, अगर उस काम में आप लोग अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे तो फिर दुनिया आप लोगों को गाली देगी ही देगी। तो उनका तो काम है, ठीक है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप लोग अपने काम पर फोकस करो और अपनी जिंदगी में है मस्ती से रहना, ठीक है। देखो नया डायलॉग बन गया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप लोग अपनी जिंदगी में मस्ती से रहो, आप लोग अपनी जिंदगी में रहो अच्छे से, मस्ती में आप लोगों को है रहना। तो इस तरीके से आप लोग यार अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एंजॉय करनी है, ठीक है। आए थे अकेले और जाओगे भी अकेले, तो फिर डरना किससे है। बस अपने माँ बाप की इज्जत करो, और खासकर जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं कोशिश ये करो कि उसको थोड़ा इंप्रूव कर सको। तो उसके लिए कुछ भी जो आप लोग करना पड़े वो करो, और अपनी लाइफ को आप लोग को एंजॉय करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को लगता है उसके हिसाब से जो भी चीजें सही है, तो आप लोगों को फिर कभी किससे डरना नहीं पड़ेगा। देखिए, जब भी मुझे एक बच्चे ने बोला भी था कि सर किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए, कई बार काफी ज्यादा डर लगता है। डर आखिर क्यों लगता है, ये लगता है कि यार एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो फेल होने का जो डर है, उसी डर से आप लोग थोड़ा पढ़ने बैठते हैं, पर उस डर को इतना हैवी न बनाए अपने ऊपर कि वो डर आप लोगों को सप्रेस करना स्टार्ट कर दे। तो थोड़ा सा डर अच्छा रहता है, वो नहीं कहते कुछ दाग अच्छे रहते हैं, तो थोड़ा सा डर आप लोगों को क्या करता है, वो सही डायरेक्शन देता है। हाँ, आप लोगों को लगता है यार कुछ कर लेना चाहिए, उसको डर नहीं, उसको बेसिकली छोटी सी एक एंजाइटी बोलते हैं, पर लेकिन वो इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप लोग उसके नीचे दबने लगे। तो हल्का सा तो होना जरूरी है, ठीक है। कि एक तरीके से जैसे कोई भी काम करें, आप लोगों को लगे कि यार मम्मी पापा क्या सोचेंगे, तो अगर आप लोगों को लगता है वो चीज गलत है तो उनके साथ में डिस्कस कर लो। तो आपके अंदर का थोड़ा सा डर जो है वो सही है, वो आप लोगों को गलत काम करने से रोकता है। अगर बिल्कुल भी डर नहीं रहा तो फिर मन महार जो मन में आएगा करोगे, और हो सकता है कई बार आप लोग गलत भी हो। तो डर ये बोलता है कि जहां पर आप लोगों को लगता है कि कुछ थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो उसको आप लोग एक बार एक तरीके से सोचो समझो, और उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ो। ये नहीं कुछ भी स्टेप उठा ले और फिर पता चला बाद में पछता रहे हैं। तो वो नहीं कहते कि 1000 बार सोचो किसी काम को करने से पहले, पर एक बार आप लोगों ने डिसीजन ले लिया तो फिर उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो ये आज आखिरी दिन है इस महीने का, 31 मार्च है आज। कल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, जिसको नॉर्मली अप्रैल फूल भी आप लोग बोलते हैं। पर लेकिन 1 अप्रैल फूल जो है वो एक अलग बात है, वो फालतू की बात स्टार्ट की गई है। रियलिटी में हमारी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जो कि हमारी कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो 1 तारीख से वो हमारी चीजें स्टार्ट होती हैं, पूरा जो कंट्री का पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी जो टाइम है वो फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये 3 महीने जा चुके हैं, अब आगे के महीनों को आप लोग कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। 2020 के बाद में 2021 स्टार्ट हुआ था, उसको आप लोग कैसे लेकर चल रहे हैं। तो अपने आप को चेक करने का भी आप लोगों के पास में टाइम है कि आप लोग अपने आप को एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। ये 2 वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो जिंदगी में आप लोग सही तरीके से अपने आप को, करंट अफेयर को अपने कब्जे में पाओगे। तो ढंग से इनको एंजॉय कीजिए, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ही टक लगाकर आप लोगों को आज का लेक्चर देखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं उनका आंसर आप लोग दे सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 है ये। इसमें बोला गया डेटा फॉर बेटर लाइफ। देखिए, आज के डेट में जो डेटा है ना, आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो उसको यूटिलाइज किया जाता है, वही एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिखाए जाते हैं। आप लोगों ने सर्च किया कोई फोन, उसी के एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे, लैपटॉप उसी के एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे। आप लोग जहां भी जाओगे, आप लोग गूगल पर जा रहे हो, आप लोग यूट्यूब पर आ रहे हो, आप लोग फेसबुक पर आ रहे हो, हर जगह वही चीजें दिखेंगी आप लोगों को। तो ये बिल्कुल एक डेटा एनालिसिस का एक फंडा है जिसको बिग डेटा आप लोग बोलते हैं। तो वहां से चीजें निकल कर आती हैं, उसी के बेस पर ये एडवर्टीजमेंट सर्व किए जाते हैं। तो डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है इसके बारे में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर द बेटर लाइफ, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये आप लोगों को बताना है।
हमारी कंट्री में जो टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन मंत्रालय है और इसी के साथ में जिसको यहाँ पर कल्चर के पर्यटन मंत्रालय एंड कल्चर एक चीफ मिनिस्टर है। इस चीफ मिनिस्टर का जो कौन सा राज्य है, ये राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। इनके द्वारा भी छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर एट खजुराहो, तो आप लोग खजुराहो का पता है तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। ये किस स्कीम के अंदर डेवलप करने की बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा ढंग से। स्कीम के बारे में बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय जो है यहाँ पर ये इसके द्वारा एक स्टार्ट किया गया था एक पर्टिकुलर स्कीम जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ आइकनिक, जो आइकन जो बेसिकली हमारी कंट्री के टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो आइकॉनिक जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको कैसे डेवलप करना है, तो इसके बारे में बताया जाता है इस स्कीम के। तो ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जहां सेंटर पूरा पैसा देता है, स्पॉन्सर्ड होती है जहां राज्य भी पैसा देता है। तो कौन सी स्कीम है ये आप लोग को बताना है। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है यहां पर ये बेसिकली रिप्लेस कर रही है ये बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा यहां पर ये नई रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की गई है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहां पर आप लोगों को मिनिस्ट्री का नाम बताना है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहां पर एक पर्टिकुलर परमिट की बात की जा रही है, नो परमिशन नो टेक ऑफ, यानी कि अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो टेक ऑफ भी आप लोग नहीं करेंगे। तो ये किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है और कौन सी मिनिस्ट्री है, किसके ऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है कि टेक ऑफ नहीं होना है। तो टेक ऑफ क्या नहीं होना है, यानी कि हवाई जहाज के बारे में बात करिए फिर क्या कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करिए, तो आप लोग बताइए क्या है। सेक्शन 153A ये हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं कि हम लोगों को सोसाइटी में नहीं फैलानी चाहिए। डिफेमेशन के बारे में, किसी की बेइज्जती कर देना, उसकी एक तरीके से मार्केट में इमेज खराब कर देना, कौन सा सेक्शन बात करता है। इसी के साथ में दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई छिड़वा देना, हिंदू मुस्लिम रिलीजन के नाम पर दंगे, ये कौन सा सेक्शन बोलता है। तो ये इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी है हमारी कंट्री के, उसके सेक्शन के बारे में बात की जा रही है। अभी न्यूज में इनके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर डायरेक्ट आप लोगों के सेक्शन भी पूछे जाते हैं। सेंटर के द्वारा रिजेक्ट किया गया है 4.3, सेंटर के द्वारा जो रिजेक्ट की गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, तो ये लगभग 4.3 है, यानी कि जो 4.3 रिक्वेस्ट जो सेंटर से पूछी गई वो उनके द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है और ये लोवेस्ट है, लोवेस्ट एवर रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसी के साथ में हमारी कंट्री में भी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाएंगे। आप लोग ये बताना है कौन से आर्टिकल के थ्रू यहां पर इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है। काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आप लोग देखेगा। और हाँ, वीडियो के एंड में रिवीजन करेंगे। देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार अगर उन चीजों का रिवीजन कर लेते ना तो आप लोग एग्जाम में नहीं भूलेंगे उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए कि रिवीजन जरूर करना है, तभी आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। ओके, तो आइए इसी से स्टार्ट करते हैं। बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में, तो काफी प्यारी सी ये न्यूज है। इसके में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस मैं आप लोगों के साथ में यहां पर करता हूं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे आने वाले हैं, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे आने वाले हैं तो उनका नाम है एनवी रमना। ठीक है, तो यहां पर जो ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे हमारी कंट्री के, तो इनकी जो अभी फिलहाल जो है सिफारिश कर दी गई है बोबडे साहब के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर जो रमना है यहां पर ये हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सिफारिश जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है एस.ए. बोबडे, उनके द्वारा सिफारिश की जाती है। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके नाम की, तो सीनियर मोस्ट जज है यहां पर एनवी रमना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि सिफारिश कौन करता है कि इनको जज बना दो, तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं प्रेजेंट टाइम के कि अगले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होंगे क्योंकि ये सबसे सीनियर है। तो सीनियर मोस्ट वाला फंडा फॉलो किया जाता है हमारी कंट्री में। तो पहली तो इंपॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वही यहां पर आगे चलकर हमारी कंट्री का जो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, तो ये सीनियर मोस्ट वाली जो एक तरीके से ये कन्वेंशन है ये बेसिकली फॉलो की जा रही है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा जो यहाँ पर जस्टिस जो रमना है यहाँ पर ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, यानी कि फिलहाल जो हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर 47वें हैं, तो ये जो बनेंगे यहाँ पर ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो ये भी एक छोटी सी बात आप लोगों को याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है एक बार यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था जो आर्मी के चीफ होते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट देकर पूछ दिया गया था कि ये कौन से नंबर के आर्मी के चीफ हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आर्मी के जो चीफ बने हैं तो 2-3 स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें बोला था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है, पर हाँ ऐसा रहता है कि आप लोग थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड यूज करके उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी एक तरीके से करेक्ट कर सकते हैं अगर पता भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा देखिएगा। यहां पर ये 24 अप्रैल ये 2021 को ओथ लेंगे और यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाला है 26 अगस्त 2022 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, तो ये लगभग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो टाइम ड्यूरेशन है इनका
एक साल से थोड़ा सा ज्यादा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, एक साल से थोड़ा सा ज्यादा, एक साल से थोड़ा सा कम, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये 22 तक है यहां पर, ठीक है। तो 21 अप्रैल से लेके ये यहां पर हो गया 24 अप्रैल से लेके यहां पर 2021 से लेके 24 अप्रैल 2022, तो थोड़ा सा ज्यादा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, तो लगभग जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 महीने के करीब का है। ओके, अगर बात करें यहां पर किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल है यहां पर 124, ये याद रखिएगा, देखिए 124 आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो अपॉइंट कर सके हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये यहां पर किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है यहां पर, तो हमारी कंट्री में जो लॉ मिनिस्टर है यहां पर वो रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो फिर उसके बाद में एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ सही है ये पर्सन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही पावर होती है यहां पर कि किसको अपॉइंट करना है, ठीक है। तो पर लेकिन एक बार अपॉइंट हो गया तो फिर आसानी से हटाया नहीं जाएगा, फिर तो पूरा प्रोसीजर चलता है, ठीक है, जिसके तरीके से हटाया जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 124 के हिसाब से। हमारी कंट्री में एक केस था जिसको बोलते हैं सेकंड जज केस। तो 1993 में सेकंड जज केस आया, इसमें बोला गया था कि हम लोगों को सीनियर मोस्ट जो पर्सन है उसको जज बनाना है। तो यानी कि जैसे रमन्ना है सीनियर मोस्ट हो गए तो इनको जज अपॉइंट किया जाएगा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक और केस था जिसको 3 जज केस बोलते हैं, उससे क्या निकल कर आया, उससे निकल कर आया कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में ना तो हमारे संविधान में कहीं मेंशन है, ये ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कहीं संविधान में लिखा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास कर ये बनाई गई है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये बेसिकली खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकमेंड किया गया कि ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट रख सकें अपना जो अपॉइंटमेंट है उसको। तो ये ऐसा सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया जिसको कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। तो कोलिजियम सिस्टम जो है यहां पर ये बेसिकली हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसी के साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज रहते हैं, यानी कि 5 पांडव मिलकर यहां पर ये काम करते हैं किसको अपॉइंट करना है, किसको ट्रांसफर करना है। तो ये सारे काम जो किए जाते हैं इन 5 पांडवों के द्वारा किए जाते हैं। 5 पांडवों में जो युधिष्ठिर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सीनियर मोस्ट जो पर्सन है यहां पर वो रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पूरा ये बेसिकली प्रोसीजर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर ये सिस्टम अपॉइंटमेंट का या फिर ट्रांसफर करने का जो काम है ये यहां पर इनके हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यानी कि एक तो किसी को अपॉइंटमेंट करना है या फिर किसी को ट्रांसफर करना है तो ये कोलिजियम सिस्टम ही डिसाइड करेगा जो कि यहां पर कि हाँ किस तरीके से इसको चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ में जो यहां पर बात करें यहां पर कि एक तरीके से इवोल्व जैसे जजमेंट कोई निकल कर आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस केस है उसमें देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से कौन इवोल्व थ्रू ये कैसे हुआ है यहां पर ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही हुआ है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किस तरीके से अपने आप ही आ गया, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उससे इवोल्व हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखा है पार्लियामेंट के द्वारा पास करके इसको बनाया गया, तो कोई भी ऐसा कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बेसिकली कई बार पूछे जाते हैं। हमारी कंट्री में आप लोगों ने सुना होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, तो नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन था वो बनाया गया था कि हमारी कंट्री में जजों को अपॉइंट करना है, पर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई थी। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, यानी कि इसको इलीगल बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला था ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो एक तरीके से उसकी इंडिपेंडेंसी को हट करेगा अगर गवर्नमेंट भी यहां पर बोलेगी कि अपॉइंटमेंट कैसे करना है, हमारे हाथ में पावर है, तो उसको वहां पर खारिज कर दिया गया था। तो आज की डेट में ये सारी पावर इन्हीं के हाथ में अपने आप अपॉइंट कर लेते हैं। रिकमेंडेशन तो गवर्नमेंट से आती है बेसिकली, पर लेकिन जो लिस्ट यहां पर जारी की जाती है वो यहां पर जारी की जाती है इन्हीं के द्वारा। ये ऐसा नहीं कि मनमानी चल के गवर्नमेंट अपने आप यहां पर कुछ कर पाएगी। हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर बात करें, अगर हाई कोर्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं तो कई सारे ऐसे एरिया जहां बहुत सारी सीट खाली पड़ी हैं। जैसे कि हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो पटना हाई कोर्ट हो गया, कोलकाता हाई कोर्ट हो गया, 50 से 60% तक जो सीटें यहां पर खाली पड़ी हुई हैं। तो ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में हाई कोर्ट में कितने जज हैं, तो 1080 जज है टोटल हाई कोर्ट में हमारी कंट्री में। जो टोटल हाई कोर्ट है, टोटल हाई कोर्ट कितने 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में। इन 1080 में से जो 25 हाई कोर्ट है इसमें 419 के करीब वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी हुई है। खाली क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि जब यहां पर रिकमेंडेशन दी जाती है यहां पर इनके द्वारा कि हाँ भाई साहब इनको हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को दबाकर बैठ जाती है, यानी कि उसको आगे क्लियर नहीं करती है, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम में इसको आगे फॉरवर्ड करेगी। तो 1.5 साल भी कई बार कई सारे केस जो है ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती ही नहीं है। तो इसकी वजह से यहां पर ये लगभग आधे के करीब वैकेंसी हमारी कंट्री में हाई कोर्ट में खाली पड़ी हुई है।
तो ये भी यहां पर एक तरीके से कई बार आरोप लगाए जाते हैं। अगर आप लोगों से बात करूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो टोटल मिलाकर 34 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 34 यानी कि 34 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसमें से एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यानी कि टोटल मिलाकर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए प्लस 33 और जज हो गए, तो 34 यहां पर होने चाहिए, तो जो आज के डेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वैसे तो, पर पता होना चाहिए। हमारी कंट्री का जो चीफ जस्टिस ऑफ जो हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है, ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। ठीक है, 1937 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर आगे चलकर हम लोगों ने 28 जनवरी 1950 में ये सुप्रीम कोर्ट नाम दिया, जो कि जो इसका मेन जो ब्रांच क्या वहीं पर है, जो कुछ भी है ये न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी मैंने आप लोगों को चीजें बताई दी। जो मैंडेटरी रिटायरमेंट जो एज है जज की, अगर आप लोग देखने को मिलेगा 65 साल है, और यहां पर 34 मैंने स्ट्रेंथ आप लोगों को बताई दी। तो एस ए बोबडे साहब आज के डेट में यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये नवंबर 2019 से यहां पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करंटली यही यहां पर भी, तो देखते हैं आगे अभी जो चेंज होगा तो फिर कौन आते हैं, तो वह रमन साहब वे कहते रहेंगे, मैंने आप लोगों को बताई दिया। आगे अगर थोड़ी सी और बातें करूं आप लोगों से, यहां पर 2019 में यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके अगर बात करें यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बोला गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर आना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये कब का है, 2005 का है। तो इंफॉर्मेशन आप लोग यहां से ले सकते हैं, ऐसा बोला गया। इसी के साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेसिटी है यहां पर, वे बेसिकली ये आप लोग को देखने को मिलेगा केस बाय केस डिसाइड की जाती है कि कैसे इसको लेकर चले, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि किस केस में कितने जज यहां पर जाने हैं। वो नहीं कहते कि सारी रोस्टिंग पावर इनके हाथ में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो इनके बारे में आप लोगों से पूछी जाती है। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास में हक है, भाई साहब राइट है, कहते हैं साडा हक इत्थे रख, यानी कि हमारे पास में हक है कि हम लोग ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं, गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, हम लोग ये हाई कोर्ट से मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से मांग सकते हैं। तो जो भी पब्लिक ऑफिस है उससे हम लोग इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था पास कर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लाया गया था, 2005 में ये एक्ट पास किया गया था। तो ये जो एक्ट पास किया गया, इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, इसमें ये बोला गया है कि जो भी आप लोगों ने बातें पूछी हैं सेंटर से यानी कि गवर्नमेंट से, तो यहां पर 4.3% के करीब रिजेक्ट की गई है, बाकी सारी बातें बता दी गई हैं। और ये लोवेस्ट है यहां पर अब तक का, यानी कि सबसे कम रिजेक्ट की गई है, ऐसा बोला गया है। पर लेकिन जिस रिजेक्शन में अगर आगे जाओगे, अगर इस 4.3% को थोड़ा सा डिवाइड कर आप लोग देखोगे तो देखने को मिलेगा यहां पर, पहले तो पुराना डेटा बताया गया कि 2005 से 5-6 में आप लोगों को देखने को मिलेगा 13.9 रिजेक्ट की गई थी, 2014-15 में 8.4 रिजेक्ट की गई थी। ठीक है, अब घटकर 4.3 आ गई, यानी कि जनता को इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। पर लेकिन इस 4.3 को जब आगे हम लोग देखते हैं आगे जाकर, तो इसमें देखने को मिलेगा कि यहां पर 40% के करीब जो रिजेक्शन निकल कर आया है, वो यहां पर उसके लिए कोई रीजन ही नहीं दिया गया है, यानी कि कोई रीजन ही नहीं बताया गया कि रिजेक्ट को किया गया, क्यों कर दिया, हमारी मर्जी, क्या करना है जो करना है कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बताया नहीं गया कि क्यों रिजेक्ट किया गया है, बस ये बोल दिया कि अदर कैटेगरी लिखकर इसको बात को बताने से मना कर दिया। जैसे पीएम केयर फंड था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो फंड यहां पर इकट्ठा किया गया था कोरोना वायरस के रिहेबिलिटेशन के लिए, वहां पर वो चीजें जो थी उस टाइम पर यहां पर ये बोला गया कि यहां पर इंफॉर्मेशन मांगी कि ये तो बता दो कि जनता ने पैसा कितना दिया है, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर बताने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये जो बताने से मना किया गया, तो उसमें यहां पर यही चीजें लग रही हैं कि आप लोग जो है इसको एक तरीके से नहीं पूछ सकते, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से अदर वाला फंडा लगा के बोल दिया। ठीक है, तो पीएम केयर का मतलब क्या था यहां पर, आप लोगों को उसकी फुल फॉर्म पता है, फुल फॉर्म भी भूल गए पैसा देने पैसा देने के बाद में। चलिए, पीएम केयर की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए। तो यहां पर अगर बात करें आगे, अगर थोड़ी सी बात और करूं आप लोगों से इसी के बारे में, तो ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो रिजेक्ट की गई यहां पर विदाउट एनी प्रोवाइडिंग वैलिड रीजन, 90% के करीब जो रिजेक्ट किए गए वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस ने 90% के करीब चीजें नहीं बताई है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भी कई सारी बातें नहीं बताई गई हैं, और इसको भी अदर कैटेगरी में यहां पर डाल दिया गया है, अदर कैटेगरी बोल के। होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर लगभग हाईएस्ट जो रिजेक्शन रेट रहा है यहां पर वो 20% रहा, यानी कि 20% चीजें नहीं बताई, 80% चीजें बता दी गई जो होम मिनिस्ट्री से पूछी गई। दिल्ली पुलिस एंड आर्मी के द्वारा भी यहां पर रिजेक्शन देखने को मिले कई सारे। अगर बात करें तो किस के बेस पर रिजेक्शन है, वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है यहां पर सेक्शन 8 का फर्स्ट जो सब सेक्शन 1 है, ये इसके बारे में बात करता है कई सारी बातें। देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये बातें ऑलरेडी लिखी हुई है यहां पर कि ये इंफॉर्मेशन आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर हमारी कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की हर्ट हो, हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, या फिर जो इंटरेस्ट है स्टेट के या फिर किसी फॉरेन कंट्री के साथ में रिलेशन हमारे गलत हो सकते हैं,
या फिर कोई और ऑफेंस यहां पर देखने को मिले उसको डेटा को बताने के बाद में, तो अगर कोई ये डेटा पूछे तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है इस डेटा को, ठीक है, नहीं बताना है, कोई कितना भी क्यों ना पूछ ले, खुद ये आरटीआई बोलता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये बोलता है कि हक नहीं है ये आप लोगों को पूछने का। इसी के साथ में कुछ कमर्शियल, कॉन्फिडेंशियल, ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कोई पूछे तो ये भी नहीं बताई जाएंगी। इसी के साथ में अगर बात करें जैसे कि अगर किसी का डेटा बताने से उसकी लाइफ जो है डेंजर में आ सकते हैं, किसी पर्सन की सेफ्टी के ऊपर इंपैक्ट पड़े, ठीक है, तो इसके बारे में भी यहां पर नहीं बताया जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं बताना चाहिए। इसी के साथ में जो इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रोसिक्यूशन के लिए जो ऑफेंस रहता है उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कोई जानना चाहे ये नहीं बताई जाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की डिस्क्लोज नहीं की जाएंगे जब तक कि वो पब्लिक मैटर की रिलेटेड न हो, ठीक है, तो आप लोग उनको नहीं पूछ सकते हैं। तो इसके चलते 46% के करीब जो केस है वो इसके अंडर आ जाते हैं यहां पर, यानी कि सेक्शन जो 8 है उसके अंदर लगभग ये ऐसे केस आ जाते हैं जिनको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या यही है बस रिजेक्ट करने का वाला फंडा? नहीं, थोड़ा सा और है यहां पर। ये सेक्शन 9 ये बोलता है, देखिए अगर न्यूज को ना आप लोग बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ेंगे फ्लो में तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, पर लेकिन अगर आप लोग वैसे करेंगे कि यार बता बुतू के साइड में करो, समझो चीजों को, ये बेसिकली आरटीआई जो है आप खुद भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, आप लोगों का हक है ये। तो इनको ऐसे समझो कि आप लोग इसको पढ़ नहीं रहे हो एग्जाम के लिए, अपनी पर्सनल रियल लाइफ में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे न्यूज को देखा करो। यहां पर जो बात की जा रही है सेंट्रल पब्लिक जो इंफॉर्मेशन ऑफिस है, जो ऑफिसर है यहां पर, या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो भी रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये कॉपीराइट से रिलेटेड कोई न्यूज है, ठीक है, ये बेसिक कॉपीराइट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो सेक्शन 9 यहां पर इसको रिजेक्ट करने के लिए बोलता है। सेक्शन 24 जो है यहां पर वो एग्जेम्प्ट करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो राइट वायलेशन से, ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड अगर इसको छोड़कर, यानी कि अगर मान लीजिए सिक्योरिटी एजेंसी है यहां पर जैसे सीबीआई हो गया, रो हो गया, तो यहां पर अगर कोई करप्शन ने किया हो या ह्यूमन राइट वायलेशन ने किया हो वो तो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी क्या कितना ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, पर लेकिन अगर इनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर है वो पब्लिक में नहीं रखा जाएगा। ये कौन बोलता है? सेक्शन 24 बोलता है। तो टोटल यहां पर मैंने आप लोगों को बताया सेक्शन 8 में क्या लगभग 40% केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहां पर इसके अंदर लगभग 20% केस आते हैं, और ये सेक्शन 9 है। तो सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 24 के बारे में बात की जो यहां पर रिजेक्ट करता है यहां पर ये सारी बातें, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हो गया आप लोगों के सामने। वैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन बाय वीर, आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, तो वो भी देख लेना अगर किसी को आइडिया नहीं है क्या होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2019 के बारे में अगर बात करें तो यहां पर प्रोवाइड करता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सेंटर एज वेल एज स्टेट यहां पर ये होल्ड करेंगे ऑफिस जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म प्रिस्क्राइब करेगी। नॉर्मली यहां पर जो टर्म है यहां पर बिफोर द अमेंडमेंट ये फिक्स थी, पर लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि फिलहाल जो है यहां पर दादागिरी दबदबा जो चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है। कई बार तो आरोप भी लगाए जाते हैं कि इसने अपने कंट्रोल में ले ली है सारी चीजें, ठीक है। तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो बात की जा रही है हेट क्राइम के बारे में। हेट क्राइम प्रोसीडिंग, आप लोगों को मन किया आप लोगों ने कुछ फेसबुक पर जाकर लिख दिया या ट्विटर पर जाकर लिख दिया, पर लेकिन वो बात सत्य है जो आप लोगों ने लिखी है, पर लेकिन उसकी वजह से दिक्कत हो गई है लोगों को, ठीक है, तो पर लेकिन इसको हेट क्राइम नहीं माना जाएगा क्योंकि सत्य बात कही आप लोगों ने, सत्य वचन बोले हैं, ठीक है, तो आप लोग बेसिकली सत्य पर वचन दे रहे हैं तो इसको हेट क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। समझते हैं आखिर बात क्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस था हेट क्राइम का प्रोसीडिंग का, वो बेसिकली एक सीनियर जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ फेसबुक पोस्ट उनके द्वारा की गई थी। तो यहां पर जो हाई कोर्ट है, मेघालय हाई कोर्ट ने यहां पर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी और रिजेक्ट करने से मना कर दिया। पर लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार जो भी इनके द्वारा लिखा गया वो तो सत्य है, कुछ गलत तो इनके द्वारा लिखा नहीं गया, तो ये आप लोग इसको हेट क्राइम में नहीं मान सकते हैं। तो रिफ्यूज कर दिया था हाई कोर्ट ने, इसको रिफ्यूज कर दिया था इसको बेसिकली प्रोसीडिंग को रोकने से। तो यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि ये गलत है, ऐसे प्रोसीडिंग आप लोग नहीं कर सकते, उसको क्वेश कर दिया, ठीक है, कि ये हेट क्राइम का केस बनता ही नहीं है यहां पर। तो यहां पर क्या क्या चीजें हेट क्राइम की कैटेगरी में आती हैं, तो सेक्शन 153A ये हेट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सेक्शन 500 जो है ये डिफेमेशन, किसी की अगर आप लोग इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का हक है, आप लोग अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय कीजिए, पर लेकिन ये हक नहीं है किसी दूसरे की बेइज्जती करें आप लोग। सेक्शन 505 का जो सी है यहां पर ये कम्युनिटी, कास्ट या फिर किसी और से रिलेटेड जो मैटर आता है उसके बारे में बात करता है। तो ये सारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन है जो यहां पर इनसे रिलेटेड यहां पर बातें की जाती है। कुछ और थोड़ा सा डिटेल में अगर बातें करूं, सेक्शन 153A जो है यहां पर ये अगर आप लोग रिलीजन, रेस, किसी बर्थ प्लेस, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कोई रह रहा है उसके बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर उनके बीच में लड़ाई लगवा देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पनिशमेंट यहां पर देखने को मिलेगा, ये मैक्सिमम ये आप लोगों को देखने को मिला 5 साल, ठीक है, तो यहां पर फाइन भी लग सकता है इसके साल में,
तो ये बेसिकली अगर कोई ऐसी हरकतें करता है। सेक्शन 505 के बारे में बात करें तो यहां पर अगर किसी कम्युनिटी को यहां पर उकसाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन से लेकर, ठीक है, तो तब ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं ना उस टाइम पर, तो ये हिंदू मुस्लिम जो बेसिकली कंडीशन देखने को मिली थी। तो यहां पर जो इंप्रिजनमेंट है ये 3 साल या फिर जो फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों लग सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 153 जो है ये 5 साल और यहां पर 3 साल और फाइन। हेट क्राइम होता क्या है? बेसिकली क्राइम जो होता है मोटिवेटेड, जो कि बायस होता है अगेंस्ट इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी के किसी, ठीक है, सर्टेन कोई डिफरेंस जब देखने को मिलता है रिलीजन के नाम पर, कोई प्रैक्टिस के नाम पर, कस्टम के नाम पर, तो ये हेट क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहां पर अगर बात करें अगर हेट क्राइम के बारे में, ये नीचे आ गया, एक सेकेंड, सही है, ठीक है, एक पेन और डाला, एक मिनट। तो ये हो गया यहां पर अगर हेट क्राइम इन इंडिया में बात करें तो यहां पर जो एक तरीके से कम्युनिटी एट लार्ज रेदर देन इंडिविजुअल, तो इस तरीके से इसको हेट क्राइम को देखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि आप लोग बोले कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम तो किसी को गाली देंगे, हम लोग बोलेंगे यार ये धर्म तो ऐसा है, ये कल्चर तो ऐसा है, ये इंसान इस तरीके से, तो इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर एक तरीके से किसी को टारगेट कर आप लोग अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज करें। आप लोग बोलेंगे फंडामेंटल राइट है, भाई साहब पार्ट 3 में जाएंगे तो फंडामेंटल राइट दे रखे हमको, तो हम तो ये हरकतें कर सकते हैं। नहीं कर सकते भाई साहब आप ये हरकतें, अगर ये हरकतें करोगे तो दूसरे के फंडामेंटल राइट का आप लोग हनन कर रहे हैं। आप लोगों का फंडामेंटल राइट तब तक ही वैलिड है जब तक वो दूसरे के फंडामेंटल राइट में जाकर ये उल्टी सीधी हरकतें ना करें। तो ये बातें हैं कुछ जो आप लोग याद रखते हैं। फंडामेंटल राइट में कोई भी कंफ्यूजन हो ना, पॉलिटी में डिटेल में पढ़ा रखा है, जिंदगी भर याद रखोगे, ऐसी तरीके से पढ़ाया गया था वहां पर, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हो आप लोग, ठीक है। गवर्नेंस के बारे में बात की जा रही है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ड्रोन उड़ाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा नो परमिशन नो टेक ऑफ, यानी कि आप लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी टेक ऑफ करने के लिए जब तक आप लोग परमिशन नहीं लेंगे। समझ रहे हैं क्या बोला? जब तक आप लोग परमिशन नहीं लेंगे आप लोग को परमिशन नहीं मिलेगी कि आप लोग ड्रोन उड़ा सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा बोला गया है। तो इसके चलते यहां पर कई सारे 34 के करीब ग्रीन जो जोन बनाए गए जहां पर आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। जब बात करें NPNT यानी कि नो परमिशन नो टेक ऑफ, तो ये किसके लिए है यहां पर? ये नॉर्मली जो रिमोटली पायलटेड जो एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि रिमोट से उड़ाए जाने वाले ड्रोन है, नैनो ड्रोन को छोड़कर बाकी सारे देखने को मिले। कई सारी कैटेगरी होती है, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं और छोटे होते हैं, तो नैनो ड्रोन के लिए लेने की जरूरत नहीं है परमिशन, और सबके लिए लेनी पड़ेगी। डिजिटल स्काई जो है यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप लोग वैलिड परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिमोटली पायलटेड जो एयरक्राफ्ट है यहां पर ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिकली देखने को मिलेगा। ड्रोन बोलते हैं जिनको लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है, तो ये बेसिकली इनको जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को साधारण भाषा में आप लोग ड्रोन बोल देते हैं, ठीक है। अगर बात करें डिजिटल स्काई के बारे में तो ये किसके अंडर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर है। तो याद रखिएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके अंदर डिजिटल स्काई है, यहां से परमिशन लेनी पड़ेगी आप लोग को ड्रोन उड़ाने के लिए। आप लोग बोलेंगे यार ऐसा क्या हो गया, कौन ड्रोन उड़ा रहा है, फालतू की बातें की जा रही है, ऐसा नहीं है। देखिए आने वाले टाइम में आज की डेट में बहुत सारे लोग ड्रोन का यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे तो जो यूट्यूबर है उनके पास में सबके ड्रोन है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो बनाते रहते हैं। और जो ऊपर से जो सीन आप लोगों को दिखेगा जहां पर आप लोगों को बेसिकली काफी ऊंचाई से नीचे की पहाड़, नदियां, झील वगैरह दिखेगी, वो ड्रोन से लिया गया शॉट होता है। तो वो उसके लिए बात की जा रही है। आज की डेट में तो चलिए मान लीजिए कोई यूज कर रहा है, पर लेकिन आने वाले टाइम में काफी सारी चीजें बढ़ने वाली है। पता चला अमेजन ने डिलीवरी स्टार्ट कर दी ड्रोन से, कि हम लोग ड्रोन से यहां पर दवाइयां प्रोवाइड कराएंगे। ड्रोन से बोला गया था कि हम लोग जो खून की जो प्रोवाइड कराया जाएगा जिसको खून की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर ड्रोन आने लगे तो दुनिया भर के ड्रोन दिखेंगे, आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे मक्खियां उड़ रही हैं पूरी आसमान में, कुछ टकरा कर गिरेंगे, कोई सर फोड़ेंगे, किसी को कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए अगर परमिशन रहेगी तो पता रहेगा कौन से ड्रोन का क्या रूट है, तो उसको रजिस्टर किया जाएगा ढंग से और उसका प्रॉपर टारगेट उसको किया जाएगा। तो हाईली सिक्योर और स्केलेबल जो प्लेटफॉर्म है, सिक्योर टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत काम करने की बात की जा रही है। तैसे यहां पर जो NPNT क्या था, ये बताया था ना अभी, NPNT बताइए क्या थी फुल फॉर्म, याद होगी या नहीं हुई है? ये याद कर लीजिए, इसको क्वेश्चन बन जाएगा नो परमिशन नो टेक ऑफ, ठीक है। तो नो परमिशन नो टेक ऑफ इनेबल किया जाएगा। ये फ्लाइट परमिशन डिजिटली, तो डिजिटली आप लोग परमिशन ले सकते हैं। ये यहां पर मैनेज, जो यहां पर मैनेज करने की बात की जा रही है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, यानी कि जिसमें इंसान नहीं बैठते हैं ऐसे एयरक्राफ्ट, ताकि उनका ट्रैफिक को एफिशिएंटली टारगेट किया जा सके। बहुत सारे उड़ाने लगे तो फिर क्या होगा, अभी तो मान लीजिए एक उड़ा रहा है, कल को बहुत सारे लोग उड़ा रहे हैं, तो नो परमिशन नो टेक ऑफ, यानी कि परमिशन नहीं लेगी तो टेक ऑफ नहीं लेंगे, जब परमिशन लेगी तो तभी टेक ऑफ लेंगे। और इसके चलते आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ किस रूट पर आप लोग को जाना है, ठीक है। तो नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लायंस जो है, अगर कोई ब्रीच करता है तो ये जो सॉफ्टवेयर बताया गया ना, ये डिजिटल स्काई, ये क्या करेगा, ये तुरंत ड्रोन को बोल देगा कि भाई घर चल, तू अपना
एरिया एक तरीके से क्रॉस कर रहे हैं तो रिटर्न टू होम, यानी कि अगर आप लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं और इस जोन में जिसमें आप लोग को उड़ाना है उससे बाहर चले गए, तो अगर कोई भी पैजामे से बाहर जाएगा तो उसको तुरंत बोलेगा ये जो सॉफ्टवेयर है कि भाई साहब आप लोग ना अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं, तो ये धर्म संकट में पड़ने वाली बात होगी, आप लोग उल्टा चलो, ठीक है। तो ड्रोन की जो फ्लाइट है ये ग्रीन जोन में बेसिकली इसको रखा जाएगा और ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है रूल 2021 के हिसाब से काम किया जाएगा। तो जो ग्रीन जोन है बेसिकली यहां पर बेसिकली आप लोग एक तरीके से ओनली एक तरीके से यहां पर टाइम और लोकेशन आप लोगों को बतानी पड़ेगी यहां पर कि यहां पर आप लोग इसको यूज करेंगे, तो वो यहां पर ऐसा नहीं कहीं भी जाकर कहीं भी उड़ा लेंगे। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है इसको कैटेगरी किया गया कई एरिया में, आप लोग एयरप्लेन या फिर इसको रोटोक्राफ्ट या फिर रोटोक्राफ्ट एंड हाइब्रिड या फिर इसको कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि पायलट एयरक्राफ्ट हो गया, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट हो गया, मॉडल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट हो गया, ऑटोनोमस जो बेसिकली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हो गया। तो ये अलग अलग इन्हीं के नाम है जो अलग अलग तरीके से आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, और ये बात की जा रही है स्टेट के बारे में। क्या है न्यूज यहां पर? ये बात की जा रही है कि यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा बात की जा रही है कि टूरिज्म और कल्चर के बारे में। तो टूरिज्म और कल्चर जो पर्यटन मंत्रालय है उससे रिलेटेड ये न्यूज निकल कर आई है। तो क्या क्या बातें की जा रही है देखिए, यहां पर हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर और इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा इनोग्रेट किया गया। क्या इनोग्रेट किया गया? यहां पर छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, कहां पर? खजुराहो के बारे में तो आप लोगों को वैसे पढ़ाया था मैंने जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी। तो ये बेसिकली जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, यानी कि पर्यटन मंत्रालय की, तो उसके अंदर यहां पर ये काम किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसके द्वारा डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है इसके चलते, ताकि हमारी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ सके। मान लीजिए कोई भी चीज आप लोगों ने डेवलप की ढंग से और वहां पर उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, राज्य अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमको नहीं चाहिए पैसा, हम लोग सेंटर से पैसा लेंगे, इनके सेंटर पैसा देगा यहाँ पर इसके डेवलपमेंट के लिए। एक पर्टिकुलर माइस MIC की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं यहाँ पर मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। तो ये बेसिकली रोड मैप प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर डेस्टिनेशन से खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर कैसे चीजों को आगे लेकर चलने हैं। तो ये स्कीम पूछा जाए यहाँ पर आप लोगों से, स्वदेश दर्शन स्कीम किस मंत्रालय के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर यहाँ पर ये स्कीम आती है। अच्छा, मिनिस्टर कौन है यहाँ पर पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो चलिए सर्च कीजिए, मुझे बताइए, मुझे भी नहीं पता है। सर्च करिएगा जाके थोड़ा सा, ठीक है। छोटी छोटी बातें यार ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस तरीके जो है आप लोग हल्का सा इसके बारे में सर्च करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बात की जा रही है जो केस हमारी कंट्री में पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके बारे में। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में बात की जा रही है। तो दुनिया भर के केस ऐसे हैं जो हमारी कंट्री में आज के डेट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको कैसे लेकर चलना है, कैसे उनको कम करना है, तो इसका सोल्यूशन निकाला है अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो रिटायर्ड जज है ना उनको आप लोग जो पेंडिंग केस है उनमें लगाइए थोड़ा सा, यानी कि जो रिटायर्ड हो गए थोड़ा सा उनसे भी काम किया जाए। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, पूरा 65 साल कर या फिर 62 साल कर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आप लोग यूज कर सकते हैं शानदार तरीके से। तो कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ओरली यानी कि मौखिक ही यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कि अपॉइंटमेंट करनी चाहिए एडहोक जज। एडहोक जज भी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर जब पॉलिटी में आप लोगों को जजेस के बारे में पढ़ाया था। तो ये एक तरीके से टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है ये एडहोक जब जो होते हैं। तो यहां पर बोला गया कि आज के डेट में लगभग कई सारे केस ऐसे हैं जो बियॉन्ड चले जाते हैं सर्टेन लिमिट, यानी कि 8-8 10 साल तक भी केस पड़े हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहां पर जो चीफ जस्टिस हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं, ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में है, रिटायर्ड जज को एडहोक जज के तौर पर, ताकि उस मैटर को देखा जा सके, ठीक है। जो टर्म है यहां पर ये एक्सटेंड भी की जा सकती है, जितने टाइम के लिए उनको अपॉइंट किया गया और एक्सटेंड की जा सकती है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रेट करेगी क्या जो प्रेजेंट टाइम पे जो जज हैं, तो थ्रेट टू सर्विंग ऑफ द अदर जजेस नहीं, बोला गया एडहोक जज जो है वो ट्रीट किए जाएंगे जूनियर मोस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो प्रेजेंट जज है उनके ऊपर उनको बैठा देंगे लाकर, बेसिकली उनको इस तरीके से लाया जा रहा है कि केस देखा जाएगा, ठीक है। घर पर अगर बैठे हुए हैं तो कम से कम केस थोड़ा देख लेंगे तो कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर इनको लाकर बैठा देंगे कि ये तो सीनियर है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करना है उससे, तो वरना कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर दिक्कत होने लगेगी, वो बोलेंगे यार हमारे सर पर ला जाकर बैठा दिया, ठीक है। तो जो रिटायर्ड जज है उनको चूज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ उनके एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी एक्सपर्टीज कैसी है उनके फील्ड में, जो उनके द्वारा जो भी मैटर उनके सामने है कैसे उनके द्वारा डिस्प्यूट किया गया है। अलाउ किया जाएगा रिटायर्ड वंस इन जो पेंडेंसी जो जोन है उनका जो लो ओवर, ठीक है। एक तरीके से यानी कहने का मतलब यहां पर ये है अगर बोला जाए मोटे मोटे तौर पर
कि उनके एक्सपीरियंस के बेस पर यहां पर उनको लगाया जाएगा। अगर उनका एक्सपीरियंस के बेस पर जो केस उनको दिया गया है अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर उसको अलाउ कर दिया जाएगा रिटायर करने के लिए, ठीक है। इनके जो काम दिया गया कंप्लीट करो और फिर अपना एंजॉय करो लाइफ को। जो रिटायर्ड जज है उनको हैंडल करने के लिए बेसिकली सर्टेन डिस्प्यूट, जैसे कि जो 15 साल से या फिर उससे ऊपर के जो केस हो चुके हैं फास्टली उनको ताकि निकाला जा सके, तो एडवोक जज यहां पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो पावर है यहां पर, ये हाई कोर्ट के अंदर अगर बात करेंगे तो 224A, ठीक है। तो ये पावर होती है कि जो रिटायर्ड जज है उसको सिटिंग जज हाई कोर्ट के अंदर बनाया जा सके, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है यहां पर ये, वो इसको किसी भी टाइम कर सकता है प्रेसिडेंट के साथ में बात कर, ठीक है। तो यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर यहां पर आएगा तो वो काम करेगा फिर अपना काम करके निकल लेगा, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल जो बात की जा रही है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, यस या फिर नो, इससे फायदा क्या होगा, तो ये आप लोग देखते हैं। तो ये काफी सारा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये इंटरनेशनल न्यूज है और क्या बात की जा रही है, बात की जा रही है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किससे रिलेटेड है, तो डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, यानी कि एक तरीके से लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए डेटा के यूज करने की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है यहां पर, ये प्रोवाइड करेगी एक ब्लूप्रिंट कि कैसे आप लोगों को जो डेटा है उसको यूज करना है डेवलपमेंट के लिए, यानी कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन एज में हम लोग रह रहे हैं। अगर ये पृथ्वी जब से बनी है, इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए आज की डेट में हम लोग सबसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रह रहे हैं। आज की डेट में हम लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं, आज के डेट में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। तो आज तक इस पृथ्वी पर इतना हाई लेवल का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला जितना प्रेजेंट टाइम पर अभी देखने को मिल रहा है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एक सबसे शानदार एज में आप लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बस अगर इन्वायरमेंट को थोड़ा सा संभाल लें तो भाई बहुत सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो यहां पर बोला गया कि जो डेटा है वो बेसिकली हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो केएस पुत्तस्वामी केस आया था। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21, यानी कि 21वें आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी जो था वो फंडामेंटल राइट बनाया गया था आर्टिकल 21 के तहत में केएस पुत्तस्वामी केस के बाद में। पर लेकिन यहां पर अगर डेटा यूज किया जाएगा तो फिर कैसे यूज करना है, तो इसी के चलते जो यहां पर बात की जा रही है कि डेटा रहेगा उसको डिफरेंट जो पार्टीज हैं सेफ्टी जो कोलैबोरेशन के साथ में ढंग से प्रॉपर चीजों पे हैंडल किया जाएगा, कि बेसिकली 3 एलिमेंट रखे जाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा डेटा के लिए कि वैल्यू क्या है यहां पर, इक्विटी क्या है यहां पर, और ट्रस्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई भी उसको यूज करेगा, तो प्रॉपर फ्रेमवर्क के तहत काम किया जाएगा। जो पब्लिक इंटेंट डेटा है, यानी कि ऐसा डेटा जो बेसिकली यहां पर एक तरीके से पब्लिक इंटेंट डेटा, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है पब्लिक पर्पस के लिए, यानी कि पब्लिक गुड के लिए सर्व करने के लिए, तो वो जो डेटा है रियल टाइम में और फाइन स्केल पर उसको देखा जाएगा, फिल किया जाएगा जो भी गैप है यहां पर, ताकि उस डेटा को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। जो भी लिमिटेशन है उसको खत्म किया जाएगा ताकि ढंग से इफेक्टिवली, देखिए आने वाले टाइम में ना आप लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहां सो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं, सारी चीजें टोटली स्कैन की जाएंगी। स्कैन की जाएंगी क्या, आज की डेट में भी स्कैन हो रही है। सुबह उठते ही मोबाइल देखते हो, सोते टाइम फिर मोबाइल देखते हो, उसमें सारी चीजें पता रहती है कितने टाइम आप लोग स्क्रीन पर रहे। बहुत सारे तो ऐसे चाइनीज ऐप भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, हालांकि अब तो बैन हो गए, लेकिन ये तो सारे ही काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई आप लोगों को ये बोल रहा है परमिशन दो कि मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि कब आप लोगों को सोना है, कब आप लोगों को उठ रहे हैं, कब आप लोगों की स्क्रीन जलेगी, कब आप लोगों की स्क्रीन बंद होगी, ठीक है। एक तरीके से स्लेव बन चुके हैं आज के दिन में मोबाइल के, और यही इसका फायदा उठाया जा रहा है यहां पर। ये वरना किसी को नहीं पता था किसके मन में क्या चल रहा है, आप जरा सी देर में टाइप कर दे तो पता चल जाता है। व्हाट्सएप पे किसी के साथ में प्राइवेट चैट कर रहे हो, वो सारी चीजें ऑलरेडी फेसबुक बोलता ही है कि हाँ मैं उसको अपने आप यूज कर लूंगा, ठीक है। देखिए उसने बोला है यूज कर लूंगा, आप लोग क्या पता है कि यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके पास में सिस्टम है, मान लीजिए मेरे पास में आप लोगों का बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या पता है कि मैं उसका मिसयूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं एक ट्रस्ट ही तो है ना आप लोगों का मेरे ऊपर कि हाँ मैं उसको डेटा को मिसयूज नहीं करूंगा। किसी कंपनी में आप लोग जाकर अपना सारा डेटा प्रस्तुत कर देते हैं कि ये है सारी चीजें, आधार कार्ड का डेटा प्रस्तुत कर दिया गवर्नमेंट ने, उसको लीक कई बार लीक हुआ गवर्नमेंट से वो डेटा। तो इस तरीके से एक ट्रस्ट के बेस पर चलता है। पर लेकिन ट्रस्ट तोड़ने में आजकल वो नहीं कहते कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, तो जब तक यहां पर ये इस तरीके एक तरीके से यहां पर ये ट्रस्ट ब्रेक करते रहेंगे तब तक यहां पर लोग जो है ज्यादा ट्रस्ट, अगर इस तरीके से लोग जो है आगे आने वाले टाइम में चीजों को यूज करना कम भी कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, दो फोन रखने स्टार्ट कर देंगे, फालतू की चीजों के लिए एक फोन रख लिया, बाकी का अपना नॉर्मल तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने के लिए अलग फोन रख लिया। तो काफी सारी चीजें आगे देखने को मिलेगी। डिजिटली इतने ज्यादा चीजें आती जा रही है, उतना ही ज्यादा इनका एक तरीके से खतरा भी होता जा रहा है।
तो यहां पर कैसे यहां पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी, इंपावर किया जाएगा इंडिविजुअल को, कैसे इंप्रूव करेंगे आप लोग सर्विस डिलीवरी को, कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे जो रिसोर्सेज को कि कहां पर कैसे यूज करना है, तो काफी कुछ होने वाला है। तो टू फोल्डेड गवर्नेंस रहेगी। पहला तो ये रहेगा कि कंट्रोल कैसे करना है, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना है, कैसे करना है डेटा को, पता चला प्राइवेट डेटा पब्लिक किए जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसी के साथ में स्टेब्लिश करना है रूल, टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या रखना है ताकि डेटा को ट्रांसफर किया जा सके, पता चला डेटा ट्रांसफर किया पहुंच कहीं और गया, सो कुछ और मिसयूज हो रहा है, तो इसके चलते इंटीग्रेटेड नेशनल डेटा सिस्टम को प्रॉपर वे में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में, आई होप कि माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बारे में कई बार आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। आगे चलते हैं, इकोनॉमी के बारे में ये न्यूज है यहाँ पर, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं आप लोग, सेबी बोलते हैं। तो सेबी के द्वारा क्या बात बोली गई है, सेबी के द्वारा ये बोली गया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कि यहाँ पर न्यू रिक्वायरमेंट है बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर बेसिकली बोलते थे कि बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट आती थी, पर अब चेंज करके यहाँ पर इसको बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट के नाम इसको दे दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि यहां पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था यहां पर, बिजनेस रिपोर्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, अब बोल दिया गया भी, अब बोला गया यहां पर बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, नाम चेंज कर दिया गया है। जो सेबी है उसके द्वारा यहां पर बोला गया था कि 100 जो लिस्टेड एंटिटी हैं, ठीक है, उनका बेसिकली जो कैपिटलाइजेशन है उनसे रिलेटेड यहां पर पहले बेसिकली उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की, अब इसको बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। तो यहां पर नेशनल वॉलंटियर गाइडलाइन जारी की गई है कि सोशल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है बिजनेस से रिलेटेड, तो इनको एनवीजी बोला गया, यानी कि नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन। तो अभी ये वॉलंटरी रखी गई है, यानी कि अभी परमानेंट नहीं किया गया है। तो 2020-21 के लिए वॉलंटरी रखी गई है, फिर 2022-23 के लिए इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो वॉलंटरी बेसिस पर अभी वैसे इसको लेकर चल रहा है। तो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो बोलती है कि एनवीजी यानी कि नेशनल वॉलंटरी जो गाइडलाइन है, जो कि बात करती है सोशल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड यहां पर, तो ये इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर ये गाइडलाइन निकाल कर लेकर आएगी। इसमें अगर बात करें लिस्टेड एंटिटी और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दो टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपनी जो है जिसके शेयर आप लोगों को देखने को मिलते हैं ट्रेडेड ऑफिशियल एक्सचेंज के ऊपर, तो ये लिस्टेड कंपनी आप लोग उसको बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की जो वर्थ डिटरमाइन की जाती है स्टॉक मार्केट में, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है यहां पर ये बेसिकली जो इन्वायरमेंटल सोशल और जो गवर्नेंस है यानी कि ईएसजी, तो इसके प्रोस्पेक्टिव में काम करेगी एक तो। दूसरा यहां पर इनेबल करेगी कि जो बिजनेस है वो एंगेज हो सके मोर मीनिंगफुल तरीके से, स्टेक होल्डर जो भी इसके अंदर काम करें। तीसरा यहां पर ये बियॉन्ड जाएगी रेगुलेटरी फाइनेंस कंप्लायंस के, ताकि और अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट किया सके और इन्वायरमेंट अच्छा बनाया जा सके। और 1000 लिस्टेड एंटिटी जो है वो यहां पर प्रस्तुत करेंगी डेटा को, ठीक है, जो बेसिकली यहां पर बोला गया है। तो ये अभी वॉलंटरी है, आगे इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है सेबी, ठीक है। तो सेबी कौन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बारे में अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा बता देता हूं चलिए इसके बारे में भी। तो सेबी बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये बेसिकली बनाई गई थी हमारी कंट्री में एक एक्ट के द्वारा, जिसको आप लोग बोलते हैं सेबी एक्ट 1992। तो उसके बेस पर इसको बनाया गया था, और ये हमारी कंट्री में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है आज की डेट में, अगर है कोई तो बताइए, काफी पुराने, हालांकि वो कई बार तो मैं भी बता चुका हूं आप लोगों को, उनका नाम आप लोग बताइए। तो ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। मुझे लगता कि अब आप लोगों के लिए इसके आप लोगों के माइंड में इसके रिलेटेड कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, अब यहां पर बात करते हैं शॉर्ट न्यूज के बारे में, ठीक है। जो शॉर्ट न्यूज है यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहां पर यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। तो यूएन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग एंड रिसर्च का एक तरीके से यहां पर ये ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया गया है, यानी कि धन्यवाद एक्सप्रेस किया गया है, क्योंकि यूएन जो यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च है उसके द्वारा यहां पर ये बोला गया कि इंडिया के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने में। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि जैसे कैंसर हो गया, नॉन कम्युनिकेबल है, एक इंसान को है तो दूसरों को नहीं लगेगा, वो उसी को रहेगा, ये बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, ठीक है। किसी को इस तरीके से अगर कोई किडनी फेलियर हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है सारी, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं लगती है। कोरोना वायरस कम्युनिकेबल है, एक इंसान से दूसरे इंसान में लग जाएगा। तो यहां पर UNITAR जो है 1963 ये बेसिकली फाउंड किया गया था, ये यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। आज के दिन में हमारी कंट्री के जो निखिल सेठ हैं वो यहां पर इसके प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि यूनाइटेड जो यहां पर यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो यहां पर ये है, ठीक है। अगर बात करें 2015 में यहां पर अपॉइंट किया गया था इनको, तब से ही है। तो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट बेस यहाँ पर ये काम करते हैं, तो इनके द्वारा अभी ये बातें बताई गई है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, फाइनेंशियल एंट्री, वो सारी चीजें। इसका हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई शॉर्ट न्यूज।
तो यहां पर आगे बात करते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बोला गया है कि 100+ जो कॉमिक बुक है, जिससे कॉमिक्स नहीं आप लोगों ने पढ़ी होगी। अच्छा, कौन सी कॉमिक्स है बचपन में जो आप लोगों ने पढ़ी थी, आज भी याद आती है आप लोगों को? चाचा चौधरी या फिर कोई स्पाइडरमैन की, या फिर क्या पढ़ी थी? ठीक है, तो इसके द्वारा बोला गया कि 100+ कॉमिक्स जो है यहाँ पर ये जो बेसिकली क्रिएट की गई टीचर्स और स्टूडेंट के द्वारा। तो सीबीएसई स्कूल ये बेसिकली एनसीईआरटी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोग इनको जाकर देखते हैं, जो दीक्षा पोर्टल है, ठीक है, diksha.gov.in, तो यहाँ पर या फिर दीक्षा के ऐप पर भी आप लोग देखते हैं, या फिर ये जो कॉमिक है ये एक्सेस की जा सकती है व्हाट्सएप पर भी, जो चैटबॉट है उससे। ये चैटबॉट अपॉर्चुनिटी देगा आप लोगों को डिजिटली आप लोग लर्न करने की, ताकि कल्चर और सोसाइटी से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो बच्चों को सिखाई जा सके। तो एक तरीका है यहाँ पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो कॉमिक बुक को यहाँ पर आगे लाया जा रहा है, तो एक अच्छा तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं। बाकी यहां पर ये इंपॉर्टेंट जो डे है यहां पर बात की जा रही है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको कैसे हम लोग समझें, ट्रांसजेंडर को किस तरीके से उनके हक के बारे में बात करें। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था 2014 में, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस था हमारी कंट्री में। फंडामेंटल राइट इनको दिए गए, तो फिर आगे चलकर एक्ट लाया गया हमारी कंट्री में, ताकि इनको इनके फंडामेंटल राइट दिए जा सके। तो इनके द्वारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया और क्या क्या इनके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, उसको रोकने की बात की जाती है। तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर ये डे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डे है, हल्का सा याद रखिएगा। इंटरनेशनल जो यहां पर बात की जा रही है ड्रग चेकिंग डे के बारे में, ठीक है। तो ये है यहां पर 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाए, ताकि ड्रग सेफ है या नहीं है, इनके जो दवाई सेफ है या नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, ठीक है। तो ये भी एक डे है छोटा सा, जिसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया। पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे डिस्कस किया, इसी के साथ में यहां पर इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे। एक और छोटा सा है, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ल्ड बैकअप डे, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बैकअप डे ये भी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आप बोलोगे सर क्या क्या बताते रहते हो, तो देखिए जो बैकअप डेटा जो भी आप लोग उसको प्रिजर्व करें, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। जैसे मोबाइल में बैकअप है, ठीक है, तो आप लोग उसका रेगुलर बैकअप लेते रहना चाहिए। मोबाइल डेटा पड़ा हुआ है, पता चला कल को क्रैश हो जाए, तो वैसे आप लोग इसको दे सकते हैं कि आप लोगों के मोबाइल में, लैपटॉप में, जैसे मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी, मैंने बोला था ना कि पॉलिटी की जो पीडीएफ थी वो सारी उड़ गई थी उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार कंडीशन देखने को मिलती है। उस टाइम पर रैम काफी कम थी लैपटॉप की, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती थी। अब तो फिलहाल ठीक ठाक है इसकी रैम। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी है यहाँ पर जो अवेयरनेस फैलाता है कि भाई साहब बैकअप ले लो वरना फिर रोते फिरोगे, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट न्यूज जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने क्या क्या देखा जान लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूज में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में जाना, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड ये रिपोर्ट थी, डिटेल में समझा। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने क्या देखा, पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में जाना, एडहॉक जब जो अपॉइंट करने की बात की जा रही है वो समझिए। स्वदेश दर्शन स्कीम स्टेट के बारे में जाना। इकोनॉमी में हम लोगों ने ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो न्यूज थी वो समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर नॉन परमिशन, नो ट्रैफिक, नो टेक ऑफ, तो इसके बारे में जाना, क्या क्या था डिटेल में समझा। पॉलिटी में हम लोगों ने हेट क्राइम से रिलेटेड बातें समझी, कुछ क्या क्या बातें की जा रही है सेक्शन को समझे। रिपोर्ट थी यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या केस प्रस्तुत किए गए हैं वो समझा हम लोगों ने डिटेल में। पर्सन इन न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जाना। तो अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया, अच्छे से एंजॉय किया। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, पहला तो ये बताना है आप लोगों को। इसी के साथ में कौन से राज्य के साथ मिलकर यहाँ पर ये जो स्कीम है खजुराहो को डेवलपमेंट की, और किसके तहत यहाँ पर ये स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर ये आता है आइकॉनिक डेस्टिनेशन को डेवलप करने की। कौन सी है सेंट्रल, कौन सी स्कीम है यहाँ पर ये बताइए। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है यहाँ पर बेसिकली ये रिप्लेस की जा रही है, तो किसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर जो नो परमिशन नो टेक ऑफ के बारे में बात करती है। कौन से सेक्शन है आप लोगों को बताना है। डिफेमेशन के बारे में, हेट क्राइम के बारे में, फिर कम्युनिटी में लड़ाई लगवाने के लिए कौन सा सेक्शन है। अगर आप लोग हरकतें करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई किसके द्वारा, और जज जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर ये आप लोग को बताना है, ठीक है। अब गलती नहीं होगी, इसका अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, कल गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। सेंटर के बारे में बात की जा रही है, आप लोग यहाँ पर ये बताना है, नाम बताना है क्या है बेसिकली इसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है। फ्रेमवर्क की बात की जा रही है किसके लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि 6 से लेकर 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग बेसिकली जो मैथ, साइंस और इंग्लिश है वहां पर उनको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो चेंज किया जा रहा है कुछ बेसिकली कैसे पेपर बनाने आगे चलकर। चाइना के द्वारा अभी यहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री का जो पाइनएप्पल है वो बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी में आ गया। 6th शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन सा आर्टिकल इसके वजह से पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किया गया। हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली 2018 में ये मेल है जिसका नाम था महावीर, और फीमेल थी नाम था जिसका सुंदरी। तो महावीर को कान्हा टाइगर रिजर्व से और सुंदरी को बांधवगढ़ से निकाला गया, और दोनों को मिलाकर यहां पर सतकोशी टाइगर रिजर्व में भेजा गया, ताकि ये बच्चे पैदा करें और जनसंख्या बढ़ाए इस टाइगर रिजर्व में। तो ये सारे टाइगर रिजर्व कहां पर है ये आप लोगों को बताना था। अगर प्राइस डाउन कर दिया किसी पर्टिकुलर मार्केट में चीज के, और सामने वाले को बर्बाद करने की सोचा जाए कि इसको मार्केट से भगाना है, तो क्या बोलते हैं इस टर्म को, ये बताना था।
TERI क्या है यहाँ पर, ये जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ट्रांसफॉर्मिंग टू द नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम, यानी कि जीरो एमिशन करना है हम लोगों को। कब तक का जीरो एमिशन करना है? 90% आज के टाइम में कोयला वगैरह से एनर्जी हम लोग लेते हैं, 11% ओनली मैक्सिमम हम लोग लेते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से। तो इसके बारे में बात की गई थी। पोचिंग के बारे में बात की जा रही है कि पोचिंग जो है आसाम के अंदर जो वन हॉर्न राइनोज है वो कितनी घट गई है, ये बताना था। क्वेश्चन का आंसर देखिएगा पर लेकिन बताइएगा जरूर कि आप लोगों ने यहां पर जो है कितना स्कोर अचीव किया। ठीक है, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। ये ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर बोल रही है कि लोगों को रटना मत सिखाओ, समझना सिखाओ, ताकि अच्छे लोग जो है अंडरस्टैंडिंग वाले डेवलप किए जा सके। ताइवान के पाइनएप्पल खरीदने से चाइना ने मना कर दिया, तो इमेज भी बेकार करने की कोशिश की जा रही है। 6 शेड्यूल में कौन आता है? एटीएम, यानी कि आसाम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम। तो एटीएम में मनी यानी कि मणिपुर नहीं है। ठीक है, याद रखना। पंचायत के बारे में बात करें तो आर्टिकल 40 आप लोगों को देखने को मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आता है जरा ये बताइए आप लोग। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व और इसी के साथ में बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर है, जहां पर इसको ले जाया गया था। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में। प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं सामने वाले को बर्बाद कर दो मार्केट में ताकि मार्केट छोड़कर भाग जाए। ठीक है, इतना कम अपना सामान बेच दो उसको। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर बात की गई यहाँ पर सेल के साथ में कि इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू द नेट जीरो एमिशन एनर्जी के बारे में बेसिकली बात की गई। तो 2050 तक का टारगेट है। तो बोला गया कि अगर 90% आप लोग यहां पर जीरो एमिशन लेकर आओगे, अगर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करोगे, जो कि ओनली 11% आप लोग यूज कर रहे हो। पोचिंग को 86% रिड्यूस कर दिया गया यहां पर, जो 3 साल के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है यहां पर। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और जो मार्च के महीने की आप लोगों ने जो डिस्कशन की वीडियो है वो देखी या फिर नहीं, उसको जरूर देखेगा ताकि आप लोगों का रिविजन हो सके। और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।